जब सपना पूरा हो जाए तो अगला कदम क्या होता है? इस अध्याय में गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री लेकर लौटते हैं, लेकिन जैसे ही वह भारत की धरती पर कदम रखते हैं, मन में उठता है सवाल, अब जीवन में असली मकसद क्या है? डिग्री हाथ में थी, लेकिन दिशा अब भी धुंधली थी। यह अध्याय हमें दिखाता है कि सिर्फ शिक्षा नहीं, उद्देश्य भी जरूरी होता है। चलिए जानते हैं गांधी जी के जीवन में अब कौन सा मोड़ आने वाला था, जो उन्हें सिर्फ वकील नहीं बल्कि राष्ट्रपिता बनाने की ओर ले गया। अध्याय 24। बैरिस्टर तो बने, लेकिन आगे क्या? मैं जिस काम के लिए विलायत गया था, उसका मैंने क्या किया? इसकी चर्चा मैंने अब तक छोड़ रखी थी। अब उसके बारे में कुछ लिखने का समय आ गया है। बैरिस्टर बनने के लिए दो बातों की जरूरत थी। एक थी टर्म पूरी करना, अर्थात सत्र में उपस्थित रहना। वर्ष में 4 सत्र होते थे, ऐसे 12 सत्रों में हाजिर रहना था। दूसरी चीज थी कानून की परीक्षा देना। सत्रों में उपस्थिति का मतलब था दावतें खाना, यानी हर एक सत्र में लगभग 24 दावतें होती थीं, उनमें 6 में सम्मिलित होना। दावतों में भोजन करना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं था, परंतु निश्चित समय पर उपस्थित रहकर भोज की समाप्ति तक वहां बैठे रहना जरूरी था। आमतौर पर तो सब खाते पीते ही थे। खाने में अच्छी अच्छी चीजें होती थीं और पीने के लिए बढ़िया मानी जाने वाली शराब। अलबत्ता उसके दाम चुकाने होते थे। यह रकम 2.5 से 3.5 शिलिंग होती थी, अर्थात 2-3 रुपये का खर्च हुआ। वहां यह कीमत बहुत कम मानी जाती थी, क्योंकि बाहर के होटल में ऐसा भोजन करने वालों को लगभग इतने पैसे तो शराब के ही लग जाते थे। खाने के खर्च की अपेक्षा शराब पीने वाले को पीने खर्च अधिक होता है। हिंदुस्तान में हमको यदि हम सभ्य न हुए तो इस पर आश्चर्य हो सकता है। मुझे तो विलायत जाने पर यह सब जानकर बहुत आघात पहुंचा था, और मेरी समझ में नहीं आता था कि शराब पीने के पीछे इतना पैसा बर्बाद करने की हिम्मत लोग कैसे करते हैं। बाद में समझना सीखा। इन दावतों में शुरू के दिनों में कुछ भी ना खाता था, क्योंकि मेरे काम की चीजों में वहां सिर्फ रोटी, उबले आलू और गोभी ही होती थी। शुरू में तो ये रुचे नहीं, इससे खाए नहीं। बाद में जब उनमें स्वाद अनुभव किया, तब तो दूसरी चीजें भी प्राप्त करने की शक्ति मुझ में आ गई थी। विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार के भोजन की और बेंचरों, विद्या मंदिर के बड़ों के लिए अलग से अमीरी भोजन की व्यवस्था रहती थी। मेरे साथ एक पारसी विद्यार्थी थे। वे भी अन्नाहारी बन गए थे। हम दोनों ने अन्नाहार के प्रचार के लिए बेंचरों के भोजन में से अन्नाहारी के खाने लायक चीजों की मांग की। मां कबूल हुई। इससे हमें बेंचरों की मेज पर से फल वगैरह और दूसरी शाक सब्जियां मिलने लगीं। शराब तो मेरे काम की नहीं थी। 4 आदमियों के बीच शराब की 2 बोतलें मिलती थीं, इसलिए अनेक चौकड़ियों में मेरी मांग इंट रहती थी। मैं पीता नहीं था, इसलिए बाकी 3 को 2 बोतलें जो उड़टने को मिल जाती थीं। इसके अलावा इन सत्रों में महारात्रि, ग्रैंड नाइट होती थी। उस दिन पोर्ट और शेरी के अलावा शैंपेन शराब भी मिलती थी। शैंपन की लज्जत कुछ और ही मानी जाती है, इसलिए इस महारात्रि के दिन मेरी कीमत बढ़ जाती और उस रात हाजिर रहने का न्योता भी मुझे मिलता। इस खान पान से बैरिस्टरी में क्या वृद्धि हो सकती है, इसे मैं न तब समझ सका न बाद में। एक समय ऐसा अवश्य था कि जब इन भोजों में थोड़े ही विद्यार्थी सम्मिलित होते थे और उनके तथा बेंचरों के बीच वार्तालाप होता तथा भाषण भी होते थे। इससे उन्हें व्यवहार ज्ञान प्राप्त हो सकता था। वे अच्छी हो चाहे बुरी, पर एक प्रकार की सभ्यता सीखते थे और भाषण करने की शक्ति बढ़ाते थे। मेरे समय में तो यह सब असंभव ही था। बेंचर तो दूर, एक तरफ अस्पृश्य बनकर बैठे रहते थे। इस पुरानी प्रथा का बाद में कोई मतलब नहीं रह गया। फिर भी प्राचीनता के प्रेमी धीमे इंग्लैंड में वह बनी रही। कानून की पढ़ाई सरल थी। बैरिस्टर मजाक में डिनर, भोज के बैरिस्टर ही कहलाते थे। सब जानते थे कि परीक्षा का मूल्य नहीं के बराबर है। मेरे समय में 2 परीक्षाएं होती थीं,
रोमन लॉ की और इंग्लैंड के कानून की दो भागों में दी जाने वाली इस परीक्षा की पुस्तकें निर्धारित थीं, पर उन्हें शायद ही कोई पढ़ता था। रोमन लॉ पर लिखे संक्षिप्त नोट मिलते थे। उन्हें 15 दिन में पढ़कर पास होने वालों को मैंने देखा था। यही चीज इंग्लैंड के कानून के बारे में भी थी। उस पर लिखे नोटों को 2-3 महीनों में पढ़कर तैयार होने वाले विद्यार्थी भी मैंने देखे थे। परीक्षा के प्रश्न सरल, परीक्षक उदार। रोमन लॉ में 95 से 99% तक लोग उत्तीर्ण होते थे और अंतिम परीक्षा में 75% या उससे भी अधिक। इस कारण अनुत्तीर्ण होने का डर बहुत कम रहता था। फिर परीक्षा वर्ष में एक बार नहीं, 4 बार होती थी। ऐसी सुविधा वाली परीक्षा किसी के लिए बोझरूप हो ही नहीं सकती थी, पर मैंने उसे बोझ बना लिया। मुझे लगा कि मुझे मूल पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए। न पढ़ने में मुझे धोखेबाजी लगी, इसलिए मैंने मूल पुस्तकें खरीदने पर काफी खर्च किया। मैंने रोमन लॉ को लैटिन में पढ़ डालने का निश्चय किया। विलायत की मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में मैंने लैटिन सीखी थी, वह यहां उपयोगी सिद्ध हुई। यह पढ़ाई व्यर्थ नहीं गई। दक्षिण अफ्रीका में रोमन डच लॉ कानून प्रमाणभूत माना जाता है। उसे समझने में जस्टिनियन का अध्ययन मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इंग्लैंड के कानून का अध्ययन मैं 9 महीनों में काफी मेहनत के बाद समाप्त कर सका, क्योंकि ब्रूम के कॉमन लॉ नामक बड़े परंतु दिलचस्प ग्रंथ का अध्ययन करने में ही काफी समय लग गया। स्नेल की इक्विटी को रसपूर्वक पढ़ा, पर उसे समझने में मेरा दम निकल गया। व्हाइट और ट्यूडर के प्रमुख मुकदमों में से जो पढ़ने योग्य थे, उन्हें पढ़ने में मुझे मजा आया और ज्ञान भी प्राप्त हुआ। विलियम्स और एडवर्ड्स की स्थावर संपत्ति विषयक पुस्तक और गुडिव की जंगम संपत्ति पर लिखी पुस्तक मैं रसपूर्वक पढ़ सका था। विलियम्स की पुस्तक तो मुझे उपन्यास सी लगी। उसे पढ़ते समय जी जरा भी नहीं उबा। कानून की पुस्तकों में इतनी ही रुचि के साथ हिंदुस्तान आने के बाद मैंने मेन का हिंदू लॉ पढ़ा था, पर हिंदुस्तान के कानून की बात यहां नहीं करूंगा। परीक्षाएं पास करके मैं 10 जून 1991 के दिन बारिस्टर कहलाया। 11 जून को 2.5 शिलिंग देकर इंग्लैंड के हाईकोर्ट में अपना नाम दर्ज कराया और 12 जून को हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। पर मेरी निराशा और मेरे भय की कोई सीमा न थी। मैंने अनुभव किया कि कानून तो मैं निश्चय ही पढ़ चुका हूं, पर ऐसी कोई भी चीज मैंने सीखी नहीं है जिससे मैं वकालत कर सकूं। मेरी इस व्यथा के वर्णन के लिए स्वतंत्र प्रकरण आवश्यक है। तो दोस्तों, गांधी जी बन तो गए बारिस्टर, लेकिन अब शुरू हुआ वास्तविक जीवन का संघर्ष, जहां डिग्री थी पर दिशा नहीं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया कि मंजिल मिल गई, पर रास्ता अब भी अधूरा है? ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए द भारत डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय हिंद।